क्वेश्चन नंबर वन। देखिए रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा से। डिस्टेंस ए है, लेंथ एल है। ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस्ड अपने को निकालना है। तो ये हम बना लेते हैं वेरी लॉन्ग रॉड कैरिंग करंट आई। उसके सामने देखिए ये रॉड यहाँ पर रोटेट कर रही है। ऑलराइट। यहाँ पर उसका एक्सिस है, ये वाला। तो अगर हम वायर से किसी एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं और यहाँ पर एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं छोटा सा dx, तो देखिए जो dx एलिमेंट की जो वेलोसिटी होगी ना, ये निकल के आएगी इस एक्सिस के अबाउट आप ओमेगा से घूम रहे हैं। ऑलराइट। और उस एक्सिस से आपका जो फर्दर डिस्टेंस बनेगा, ये बनेगा यहाँ तक ये है। तो फर्दर ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बनेगा यहाँ से, ये हो जाएगा जी एक्स माइनस ए। तो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी आर ओमेगा के हिसाब से एक्स माइनस ए टाइम्स ओमेगा। ऑलराइट है। तो ये इस पॉइंट की वेलोसिटी हो गई। अब ये जो एलिमेंट हमने चूज करा है, इसकी स्मॉल लेंथ हो गई dx। इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई x माइनस ए टाइम्स ओमेगा। तो इसमें जो छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो हम लिख सकते हैं बी एल वी। मोशनल ईएमएफ के हिसाब से एक स्मॉल एलिमेंट है मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें जो ईएमएफ बनेगा वैसे आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। देखिए इस वायर ने खुद से एक्स डिस्टेंस पर कितना फील्ड बनाया होगा, इतना फील्ड बनाया होगा। उस फील्ड में आपका एलिमेंट जो है वो मोशन कर रहा था, रोटेशनल। इससे अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स, तो ये आपको टोटल ईएमएफ मिल जाएगा, वाइल मेकिंग श्योर कि आपकी लिमिट्स में सारी रॉड कवर हो जानी चाहिए। तो आपका जो एक्स है, उसकी जो लिमिट जाएगी हो जाएगी एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एक्स रेंजिंग अप टू ए प्लस एल। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये होना अभी बाकी है। तो इस इंटीग्रेशन को अपन साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर लेते हैं। म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई, मेगा बाहर आ जाएगा। ये आपका लिखा हुआ है एक्स माइनस ए ओवर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होना है जी ए से लेकर ए प्लस एल तक। तो अगर हम सिर्फ इतने इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे फोकस करें, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये बनेगा 1 माइनस ए बाय एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स में माइनस ए एल एन एक्स। इसमें लिमिट्स डालिए ए से ए प्लस एल। इसमें आप लिमिट्स डालते हैं, आपको पता चलता है कि अपर लिमिट में बनेगा ए प्लस एल माइनस ए एल एन ए प्लस एल। फिर लोअर लिमिट पे ये बनेगा ए माइनस ए एल एन ए। व्हेन यू ओपन अप दिस ब्रैकेट, तो ए कट हो जाएगा, यहाँ से एल बचेगा, तो यहाँ से माइनस ए, यहाँ आपको मिलेगा एल एन ए प्लस एल। उस पे एल एन का अपन प्रोडक्ट वाला माइनस वाला रूल लगा देंगे, तो इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है। और आगे जो पड़ा हुआ था वो हम देख सकते हैं, ये था। अब आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा म्यू नॉट आई ओमेगा ओवर 2 पाई। और इंटीग्रेशन का आंसर ये जो हमें मिला है, ये उसे फॉलो करेगा। तो ब्रैकेट में आ जाएगा एल माइनस ए एल एन ए प्लस एल बाई ए। ऑलराइट, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कंडक्टिंग डिस्क है, रेडियस आर की रोल कर रही है, स्लिपिंग नहीं हो रही है।
तो रोटेशनल चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज रोल कर रही है और ये आपका ग्राउंड है, तो एक मोमेंट के लिए ये माना जा सकता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सिस था वो ये था। मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये चीज ऐसे किसी ओमेगा से रोल कर रही थी, क्योंकि जो बॉटम पॉइंट होता है मूव तो नहीं करता, स्लिपिंग तो करता नहीं है। तो अगर वो पॉइंट रेस्ट पर है तो इसे आप इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट मान सकते हैं। तो एक पल के लिए आप मान सकते हैं कि ये आपकी एक्सिस थी। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन कैसा बन जाता है। ये एक रैंडम शेप्ड कंडक्टर है, डिस्क जो है, ठीक है। तो उसमें वेरियस वेरियस पॉइंट्स कौन से हैं, पी एंड क्यू में आपको बताना है। तो देखिए ये बॉटम पे आपका पी है, ऊपर आपका क्यू है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि जब रैंडम शेप होती है तो ये हैव दैट फ्रीडम कि आप इसे सीधा सीधा ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं पी और क्यू पॉइंट को। और जब आपने ज्वाइन करा है तो आप इसे ऐसे एक रॉड मान के सॉल्व कर दीजिए। तो ये एक रॉड बन चुकी है जिसकी लेंथ है ट्वाइस द रेडियस, और ये किसी ओमेगा से रोटेट कर रही है। और ये जो ओमेगा आपका हो जाएगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा के हिसाब से वी बाई आर। तो बिटवीन पी एंड क्यू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, रोटेशन के फॉर्म में लगाते हुए रोटेशनल ईएमएफ, ठीक है। इसमें ये ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं वी बाई आर। और जो लेंथ है वो कितनी है, टू आर, तो टू आर का स्क्वायर फोर आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। दोस्तों ये बन जाएगा टू बी वी आर। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड, सेकंड के लिए पी एंड सी में सॉल्विंग करनी है। तो देखिए सेम ही बात है, जब आप पी और सी में सॉल्विंग करेंगे तो फर्क इतना है कि आप सिर्फ सी तक सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप सी तक सॉल्व कर रहे हैं तो आप सिर्फ इतनी रॉड को कंसिडर करिए जो आपका पोर्शन अंडर स्टडी है। तो इस पर भी हम अगर लगाते हैं सेम फॉर्मूला ईएमएफ का, हाफ पी ओमेगा एल स्क्वायर, तो यहाँ ध्यान देना होगा ओमेगा तो वही है, लेकिन लेंथ आपकी सिर्फ रेडियस है, तो उसका स्क्वायर यहाँ पे जाता, तो आपका आंसर बन जाएगा पी वी आर डिवाइडेड बाई टू। तो कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट आता है, बॉटम पे स्लिपिंग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, बॉटम वाले पॉइंट को एक्सेस कंसिडर कर सकते हैं, और फिर जिन दो पॉइंट्स को सॉल्व करना है उन पर रोटेशनल ईएमएफ के फॉर्मूलाज लगा सकते हैं बाय डायरेक्टली कनेक्टिंग द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3। इन्फिनिटली लॉन्ग एक वायर है, उससे कुछ दूरी पर एक रॉड जो है वो इस टाइप से रोटेट कर रही है। उस रॉड का जो एक्सिस है वो ये वाला पॉइंट अपने को दिया हुआ है, ठीक है जी। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करी जाती है और ये एंगल आपको थीटा बोला जाता है। अब देखिए कहीं पर जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक आपको एलिमेंट चूज करना होगा। उस एलिमेंट की जो वेलोसिटी आएगी वो इस तरफ आएगी, और वेलोसिटी कितनी होगी कि लेट्स से आप इस डिस्टेंस को आर बोलते हैं, तो ये जो वेलोसिटी है ये आर टाइम्स ओमेगा होगा। रोटेशनल में हम कहते हैं ना कि जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज आर टाइम्स ओमेगा फ्रॉम द एक्सिस, और ये आपकी एक्सिस से डिस्टेंस है आर। ऑलराइट, नाउ अब इस एलिमेंट में एक छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस होगा, बी एल वी। यहाँ का बी, यहाँ की लेंथ हम चूज करेंगे छोटा सा डी आर, बी एल, और ये हो जाएगा वी विच इज आर ओमेगा, ठीक है। ये मैं फॉर्मूला कहाँ से लगा रहा हूँ जी, ईएमएफ होता है बी एल वी, तो उसका जो स्मॉलर फॉर्मेट है वो क्या हो जाएगा, डी ई एस बी स्मॉल लेंथ वेलोसिटी। स्मॉल लेंथ हमारी डी आर हो गई है, वेलोसिटी हमारी आर ओमेगा हो गई है। अब इस ईएमएफ को अगर आप करते हैं इंटीग्रेट, तो आपको टोटल आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स अभी इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है, पी आर ओमेगा डी आर। तो इस लोकेशन पर हमें एक तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। मतलब ये हुआ कि इस वायर ने इस लोकेशन पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ था।
तो ये टोटल डिस्टेंस देखिए कितना है। क्लोजर एंड ए दिया हुआ है। अगर वो आर है और ये थीटा है तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स वायर से ये टोटल डिस्टेंस बनेगा ए प्लस आर कॉस थीटा। दैट मीन्स यहाँ इस लोकेशन पर मतलब वायर से इतनी दूर जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डिस्टेंस। ऑलराइट है। साथ में आर हो गया, साथ में ओमेगा हो गया और साथ में की डी आर हो गया। इसकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे जहां पे हम आर की लिमिट्स को 0 से लेकर एल तक कवर कर लेंगे। कॉन्स्टेंट्स हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। कॉन्स्टेंट्स हैं म्यू नॉट आई ओमेगा, ऊपर बचेगा आर डी आर, नीचे बाहर आ जाएगा 2 पाई और अंदर बचेगा ए प्लस आर कॉस थीटा। इस चीज का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4। एक रॉड अपने को दिया गया है और उसका यहाँ पर एक्सिस बोल दिया गया है। वी आर गिवन कि ये रॉड जो है रोटेट कर रही है उधर स्पीड ओमेगा से। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जब स्टैंडर्ड तरीके से करने की कोशिश ना करें कि हाफ बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्वेश्चन का सेटअप ये कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर को जा रहे हैं और एक ईएमएफ क्रिएट हो रहा है एट इक्विलिब्रियम। जब ईएमएफ सेटल हो चुका होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं और यहाँ पर एक पोर्शन है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो इस पोर्शन में मानिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, उसका मास एम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो क्या है। एक तो रोटेशन की वजह से बाहर को एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। एक जो वहां ईएमएफ सेट हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां मौजूद होगा, है ना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगती होगी चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जी, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इन दोनों का बैलेंसिंग हुआ होगा तभी आप इक्विलिब्रियम में हैं। यहाँ से पता चलता है कि बैलेंस हो जाने के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फोर्सेस और आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बैलेंस्ड थी। दैट मीन्स यहाँ जो ई होगा वो होगा एम एक्स ओमेगा स्क्वायर बाई ई। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस। और जो पूरा ईएमएफ है वो ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन है। वैसे तो माइनस ई डॉट डी आर होता है, बट यहाँ चलो वैल्यू भी निकालनी है तो माइनस साइन के ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है जी, आप लगाना चाहते हैं लगा भी सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये मैटर नहीं करता फॉर द मोमेंट। तो ई डॉट डी आर करने का मतलब ये हुआ कि ई आपका आ चुका है एम ओमेगा स्क्वायर बाय ई एक्स, और साथ में डी आर मतलब ये जो आप छोटा सा स्टेप उठाने वाले हैं डी एक्स, ये डी एक्स आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन कर दी जाएगी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू एल तक। इसका मतलब ये है कि रॉड के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो कलेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम निकालना चाहते हैं। इस रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और हम पूरी रॉड पे कवर करके देखना चाहते हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल ईएमएफ कितना जनरेट हुआ। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास आंसर निकल के आता है एम ओमेगा स्क्वायर बाई ई। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2, उसमें लिमिट्स जाएंगी 0 टू एल, तो आपका आंसर हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई ई। ये आपका आंसर है दोस्तों। यह जो एम है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन में हमारे पास एक एनुलर डिस्क है।
अच्छा, मेरा डिस्क में ये जो पोर्शन है वहां पर मटेरियल है और इनर जो है पोर्शन वो कैविटी है। ऑलराइट, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी ओमेगा से रोटेट कर रहा है और ये इसका सेंट्रल एक्सिस बना हुआ है, देखिए। और यहाँ हमें निकालना है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा बिटवीन द आउटर एंड इनर एज। दैट मीन्स यहाँ इस पोर्शन में सॉल्विंग होनी है। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ से सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पे चले जाते हैं और एक स्मॉल डिस्टेंस चूज कर लेते हैं dx। ठीक है जी। ये जो dx पोर्शन होगा ये किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा जो आप लिख सकते हैं x ओमेगा। रोटेशन के फॉर्मूला होते हैं ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, उस टाइप से। तो इस छोटे से पोर्शन में जो एक छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो बन जाएगा बी एल वी। ऑलराइट, यहाँ हम पेरेंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बी एल वी, उसका जो इंटीग्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा बी लेंथ और वहां की वेलोसिटी। ठीक है, इस चीज को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल ईएमएफ हमारे पास आ जाएगा और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स जाएंगी वो जाएंगी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक। ठीक है जी। यहाँ कॉन्स्टेंट्स को बाहर रख लेते हैं तो इंटीग्रेशन बचेगी सिर्फ एक्स डी एक्स की। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाएगा जिसमें लिमिट्स ऐसे जाएंगी, तो आपका आंसर हो जाएगा हाफ पी ओमेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है जी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6। Two conducting rods, each of length L, are rotating with angular speeds in the directions as shown. ठीक है, one end of each rod touches a conducting ring. Magnetic field exist करता है। Find the magnitude and direction of current and resistance R. देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ये L लेंथ की एक रॉड है और वो जो रॉड है अगर वो किसी ओमेगा से रोटेट करती है तो वहां एक ईएमएफ हमें मिल जाता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ दो रॉड्स बनी हुई हैं तो दोनों की डायरेक्शन के हिसाब से हम देख लेते हैं कि ईएमएफ कैसे बनना था। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, इसकी रोटेशनल सेंस इस प्रकार से है, तो V क्रॉस V से पता चल जाता है कि ईएमएफ इस टाइप से बनेगा। सेकंड सेटअप में देखिए, रोटेशनल सेंस ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो V क्रॉस B से जो ईएमएफ है वो ऐसे बनेगा ना। एक सर्किट यहाँ में कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो सर्किट में एक रेजिस्टेंस R है, दो सेल्स हमें मिल चुके हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो सब देखना ये बाकी है कि इन सेल्स को ऐड करा जाए, माइनस करा जाए, मतलब इनका जो सर्किट डायग्राम है उसमें ये सेल्स कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना के देखते हैं। तो हम फॉलो करते हैं वाई को जी। तो मान के चलिए हम सी से चलते हैं। सी से हमारा जो सर्किटल पाथ बनेगा वैसे बनेगा। आप इधर भी जा सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं। ये सारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना। देखिए सारे सारे पॉइंट्स के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, ये सारे इक्विपोटेंशियल बनते हैं। उसके बाद अगर आप उस तरफ डी से चलते हैं तो आप देखते हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इक्विपोटेंशियल बनेंगे। उसके अलावा आप देखते हैं तो यहाँ से ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बना। तो ये जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम एक तरफ अलग प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए सारे पॉइंट एक ही होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सी है तो हमें पता है ये सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हैं तो ये सारे पॉइंट सी बनेंगे। अगर ये पॉइंट डी है तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये डी बनेंगे, ग्रीन वाले। तो इन सारे पॉइंट्स को हम एक जगह एक सिंगल पॉइंट बना के देख सकते हैं। तो मैं सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर ये आर है, यहाँ पर पॉइंट सी है, यहाँ पर पॉइंट डी है। तो सी पॉइंट इधर ऊपर जाता है और ये डी पॉइंट इधर ऊपर जाता है। ठीक है, और सी के बाद आपको एक
ऐसे सेल मिलता है, फिर एक स्मॉलर एज मिलता है, वहां से ये वायर चलती है जो मैंने वहां पर ग्रीन सॉरी रेड कलर से ऐसे दिखाई थी। यही वायर फिर ऐसे यहाँ आएगी तो ये ऐसे एक बड़ा टर्मिनल मिलेगा, यहाँ एक छोटा मिलेगा, और ये चीज फिर आपकी दोबारा डी पॉइंट में मर्ज हो जाएगी। समझिए इस बात को। तो जो सी और डी पॉइंट्स है ना, उनका इधर स्मॉलर एंड के साथ और इधर इसका ये बड़े एंड के साथ ये कनेक्शन बैठ रहा है। लेकिन सी इधर जुड़ा हुआ है बड़े टर्मिनल के साथ, और जो डी जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है छोटे टर्मिनल के साथ। तो किरचॉफ की लूप अगर हम लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों सेल्स जो है ना वो सपोर्टिव नेचर के हैं। जैसे ये ऐसे करंट चलाना चाहेगा तो स्मॉलर से बिगर टर्मिनल, फिर ये करंट ऐसे चल के आता, फिर ये स्मॉलर से बिगर टर्मिनल, दैट मीन्स बोथ ऑफ द सेल्स आर इन सपोर्टिव नेचर। तो आपका जो नेट ईएमएफ हो जाएगा वो दोनों का सम हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ईएमएफ बन गया बी ओमेगा एल स्क्वायर। और करंट अगर ढूंढना है तो करंट हो जाएगा नेट ईएमएफ ओवर नेट रेजिस्टेंस, मतलब बी ओमेगा एल स्क्वायर ओवर द रेजिस्टेंस विच इज आर। ईच रॉड की हमें लेंथ ए बोली हुई है तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। तो जी ये आपका आंसर है। तो ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये था कि इफेक्टिव सर्किट डायग्राम कैसा बनता, और जो दोनों रॉड्स रोटेट कर रही हैं क्या उनके सेल्स ऐड होने हैं या सब्ट्रैक्ट होने हैं, वो हमारे लिए देखना बहुत जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 7। Thin wire in a small spherical bob constitute a simple pendulum। तो इट्स लाइक एक वायर है और उसके नीचे बॉब है, इफेक्टिव लेंथ इसकी एल है। To find the maximum potential difference between the ends of the wire। तो जब ये पेंडुलम रोटेट करता है किसी थीटा एंगल तक, मतलब किसका बोला गया है कि ये लाइक ऐसे करके इसका जो रोटेशन है, मतलब इसका जो एक्सट्रीम पोजीशन है दोनों तरफ, इट इज मेकिंग लुक थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस में सीन ऐसा है कि जब आप इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो ये बॉडी जब नीचे आएगी तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और हम जानते हैं कि यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है। यहाँ पर ये जो बॉब है वो फास्टेस्ट पाया जाएगा, मतलब इसका ओमेगा जो है वो मैक्स होगा। अगर आप इसकी स्पीड की बात करते हैं तो वो भी मैक्स होगी। दैट मीन्स इस पोजीशन में आपको जो ईएमएफ मिलने वाला है ये बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है, क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला जाता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर फॉर रोटेशनल रॉड्स। और जहां पर हमारा ओमेगा जो है वो मैक्स होगा, वहीं पर आपका जो ईएमएफ है वो भी मैक्स हो जाएगा। तो अगर हम इसका जो मैक्सिमम ओमेगा निकाल लेते हैं तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम ओमेगा निकालने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं जी, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ हम दो लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब इस लेवल से अगर ये बॉब ड्रॉप डाउन होकर यहाँ आता है तो वी कैन सी कि दिस इज द हाइट दैट यू फॉल। आपकी जो वेलोसिटी बनती रेस्ट से गिरने के बाद, दैट इज अंडर रूट 2 GH। ज्योमेट्री से ये जो एच बन के आएगा वो कितना बन के आएगा, देखिए ये लेंथ है पेंडुलम की, तो ये चीज एल कॉस थीटा बनेगी ट्राइंगल से। ये सारी जो कंप्लीट लेंथ है ये भी एल है, दैट मीन्स इस एच की वैल्यू आती एल माइनस एल कॉस थीटा, इट्स एल 1 - cos थीटा। दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा एल 1 - cos थीटा।
और v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो अगर आपको ओमेगा चाहिए तो v डिवाइड बाय एल आ जाएगा। इन सारी चीज को हम यहाँ पर ईएमएफ के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ऑलराइट, तो जो ईएमएफ मैक्सिमम हमें मिलेगा दैट इज हाफ बी, ओमेगा है v बाय एल टाइम्स एल स्क्वायर, इट इज हाफ बी वी एल, इट इज हाफ बी, v हमने कितना निकाला है जी, अंडर रूट ऑफ 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, साथ में एक और है, इसे देखिए लिखा हुआ है हाफ बी एल अंडर रूट 2g, और इस पे हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, डबल एंगल वाली। डबल एंगल वाले फॉर्मूलाज क्या कहते हैं कि cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यू कैन से कि cos थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कैन बी रिटन 1 माइनस cos थीटा। दैट मीन्स इस 1 माइनस cos थीटा की जगह पर हम लिख सकते थे अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसे हम एडजस्ट करते हैं तो ये बन जाएगा बी एल, ये रूट टू बन के कट जाएगा, यहाँ पर अंदर बचेगा एक रूट जी एल, साइन स्क्वायर का रह जाएगा सिंपली साइन थीटा बाय 2। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए एक रॉड की बात हो रही है, उस रॉड के लिए आपको एक्सिस बोल दिया गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपका एक्सिस है। A uniform magnetic field exists parallel to the axis of rotation, तो axis of rotation के parallel field है, तो let's say into the page या out of the page कैसे भी हो सकता था, like this। अपने को बताना है what is the potential difference between the two ends of the rod, और ये जो रॉड है ये ऐसे करके रोटेट कर रही है। तो इसको आप ऐसे देखिए कि ये एक्सिस से एक तरफ हाफ रॉड है, और उसी एक्सिस से दूसरी तरफ एक और हाफ रॉड है, तो इसकी रोटेशन के हिसाब से ये इसका ओमेगा ऐसे बनता है, इसकी रोटेशन के हिसाब से ये इसका ओमेगा ऐसे बनता है। तो यहाँ अगर आप सेल्स की पोलैरिटी देखते हैं जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये जो रिस्पेक्टिव साइड्स हैं अभी एल बाई टू होती है, हाफ इधर है हाफ उधर है, तो यहाँ एक ईएमएफ डेवलप होता हाफ बी ओमेगा लेंथ का स्क्वायर, यहाँ भी एक ईएमएफ डेवलप होता हाफ बी ओमेगा लेंथ का स्क्वायर। डायरेक्शन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, वेलोसिटी आपकी रोटेशन आपकी ऊपर को है तो वेलोसिटी ऊपर बनी, तो यू कैन सी कि जो ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी ऐसे आएगी। जो नीचे वाली रॉड है उसकी वेलोसिटी के हिसाब से आप देखिए तो जो पोलैरिटी हो इस तरीके से निकल के आएगी। समझ आ गई बात? तो अगर मैं इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स कॉल इट ए, लेट्स कॉल इट बी, और हम एक्सिस को ओ बोल देते हैं, तो यहाँ हमें ये अचीव हो रहा है कि वी ओ ग्रेटर है एज कंपेयर टू वी बी, और वो अमाउंट है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 4। नीचे वाले केस में जो पोलैरिटी है वो फिर से एक्सिस की तरफ बढ़ी है, तो इसका मतलब है फिर से वीओ बड़ा है एज कंपेयर टू वीए, और वो अमाउंट है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 4। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए तो आपको पता चल जाएगा कि ए और बी में पर्सनल डिफरेंस कितना है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें, अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलता है
VA minus VB is 0, which makes VA is equal to VB, और उन दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पाया गया। आंसर इज 0। तो यहाँ आप ये ध्यान में रखें कि जो हम रोटेशनल ईएमएफ का फॉर्मूला याद रखते हैं, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन ऐसे रहता है कि अगर आपके पास कोई रॉड है तो उस रॉड का जो एक्सिस है वहां से किसी भी पॉइंट को अगर सॉल्व करा जाता है तो ये उसका ईएमएफ बताता है फॉर्मूला हमें। तो अगर कभी ऐसे रॉड के इस तरफ भी कुछ एक्सटेंशन है, उस तरफ भी कुछ एक्सटेंशन, और जो एक्सिस है वो बीच में फंसा हुआ है, तो आप एक्सिस से पहले एक तरफा सॉल्व कर लें, फिर एक्सिस से दूसरी तरफा सॉल्व कर रहे हैं, और फिर इक्वेशंस बना के पॉइंट्स को पर्सनली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कि रॉड को एक एक्सिस दिया गया, पॉइंट ओ उसका एक्सिस है, उसको रोटेट करा गया, और जो ये सॉलिड पार्ट है वो नॉन कंडक्टिंग है। तो इसके नॉन कंडक्टिंग से क्या होने वाला है, जो आपका ये पोर्शन है और ये जो ये ऊपर पोर्शन है, ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। तो अगर आप ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो अलग होगा, नीचे वाला अलग होगा। राइट है, so there is a partitioning done by नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। हमें पूछा गया है ए और बी पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो ये जब स्टैंडर्ड टॉपिक हम इस चीज को जब पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक्सिस से किसी भी दूरी पर अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, जैसे L1 और L2, तो इतने गिवन पोर्शन में जो ईएमएफ पाया जाता है उसका जो फॉर्मूला निकलता है दोस्तों, होता है ईएमएफ इज हाफ बी ओमेगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। तो जो हम रोटेशनल वाले फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं तो वहां पर जो उसकी लिमिट होगी वो L1 से L2 कर दी गई होगी, तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया होगा। इसमें आपका जो सॉल्वेबल पोर्शन है, ठीक है, आप इसे ये ना समझे कि जो मैंने शेड करा है वो नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहा हूँ, कि मैं किसी भी कंडक्टिंग पोर्शन की बात कर रहा हूँ L1 से L2। तो यहाँ पर वो हमारा जो कंडक्टिंग पोर्शन है, वो कंडक्टिंग पोर्शन एक्सटेंड करता है बी से लेकर ए तक। दैट मीन्स उसी रॉड में आई कैन से कि ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर से आंसर आ जाएगा हाफ बी। बी की वैल्यू है 2 ओमेगा 10 L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। तो ये 3 सेंटीमीटर का गैप है, टोटल लेंथ 10 की है, तो ये आपका 10 हो जाएगा, और 10 में से 3 निकलेगा तो ये 7 हो जाएगा। ओके, तो इट्स लाइक 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो बन जाएगा 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। इस पर आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, प्लस बी ए माइनस बी, नहीं तो सीधा भी हो जाएगा, तो 100 माइनस 49 ही लिखा हुआ, राइट। दिस इज 10, ये 51, तो दिस इज 510। और वो सेंटीमीटर का हमने कन्वर्जन नहीं करा, बिकॉज वो 10 और जो 7 वो सेंटीमीटर थे, तो साथ में आप 10 की पावर माइनस 4 लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट है, तो ये बनेगा 0.051 वोल्ट्स, ऑप्शन सी। Question number 10. There is a metal rod of some resistance. It's fixed along a diameter of conducting a ring. There is a conducting ring. उसके diameter पर एक rod fixed है ऐसे। Rod का resistance 20, और ये XY प्लेन में है। ये जो हमें सामने दिख रहा है कॉपी पे, ये XY प्लेन हो गया, टेक्स्ट हो गया, फिर Y हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो K कैप में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन, लाइक दिस। K कैप में इसकी वैल्यू है 50। रिंग रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस। ये जो रिंग है वो रोटेट करती है इस एक्सिस के बाद।
An external resistance of 10 ohm is connected across the center of the ring and the rim. एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया है सेंटर और किनारे के बीच में. ऑलराइट, दिस इज 10 ओम. हमें करंट बताना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना जा रहा है. ओके, देखिए जब भी ये रोटेशनल वाले केसेस करे जाते हैं उसमें पाया जाता है कि देखिए चाहे तो आपको कंप्लीट उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ. इवन इफ एक रॉड रोटेट करे, चाहे एक डिस्क रोटेट करे, अगर आपका सेंट्रल एक्सिस ये है तो इन दोनों ही केसेस में पाया जाता है कि जो ईएमएफ बनता है दैट इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, जहाँ पे ये एल है. इसको भी अगर आप रोटेट करते हैं तो अंदर और बाहर में जो पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है वो हाफ बी ओमेगा रेडियस का स्क्वायर है. ठीक है जी. तो आपका यहाँ पर ये सीन ऐसा बनने वाला है कि जो आपका इनर पॉइंट है सेंट्रल और जो आपकी बाहरी ये रिम है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी जो ईएमएफ पाया जाएगा दैट इज हाफ बी ओमेगा रेडियस का स्क्वायर. आप इसे डिस्क से कंपेयर कर सकते हैं कि काश ये शायद कोई डिस्क होती. ठीक है, अगर डिस्क नहीं है, अगर मान लीजिए ऐसी कुछ सिंगल रॉड भी होती तो एक ही बात होती है. मैं जानते हैं कि रॉड्स का और डिस्क का आंसर सेम आता है इस रोटेशनल वाले टॉपिक में. तो बोथ ऑफ दीज आर द सेम थिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. देखिए कंडक्टिंग रॉड है, रोटेट कर रही है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो ईएमएफ बताना है. ऑलराइट, फॉर्मूला है हमारे पास हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. राइट, इसमें जो एल होता है वो क्या होता है, कंडक्टर्स के एंड्स को ज्वाइन करने पे जो मिलता है ना वो होता है. तो जैसे आपका कंडक्टर शेप है इस टाइप का, तो आप इसके सीधा जो एंड्स कनेक्ट करते हैं ना, ये आपका एल है जो हम यूज करेंगे. तो उस क्वेश्चन की ज्योमेट्री से निकलाएगा. लाइक दिस इज एल and let's say this is L dash which we need. Okay, this is capital L. ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से पहला जाएगा हाफ पी ओमेगा. तो ये हमारा एल डैश स्क्वायर हो जाएगा क्या, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. राइट, ऑप्शन सी.